you are doing well, and today we have our chapter number 5 from Financial Reporting Kaplan Study Text Sequence। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ओके जी, here we go. So we have this very important topic जो कि बहुत ही सिंपल सा छोटा सा है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हम नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल देख लेते हैं एंड देन वी आर सपोज टू मूव टुवर्ड्स discontinued operation. So first we have this non-current asset held for sale. Okay जी, वो आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप कब नॉन करंट एसेट को कहेंगे कि ये हमने एसेट रखा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है। तो व्हेन यू आर सपोज टू क्लासीफाई दैट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीन हेल्ड फॉर सेल, तो क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट किया। वो क्राइटेरिया क्या है? एन एसेट shall classify as held for sale when its carrying amount will be recovered through sale transaction rather than continuing use in business। तो जनाब वो आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि उस एसेट को आप तब कह देंगे कि ये एसेट हमने बेचने के लिए रखा हुआ है कि जब आपकी नीयत ये हो जाएगी कि इसकी जो कैरिंग अमाउंट है जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रही है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करके, वो हम रिकवर करेंगे इस एसेट को बेच के मार्केट में, ना कि वो अमाउंट हम रिकवर करेंगे थ्रू कंटिन्यूइंग यूज़ इन बिजनेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एसेट है कि फॉर एग्जांपल जिसकी कैरिंग अमाउंट 70,000 आ रही है। अब 2 तरीके हैं इस 70,000 को रियलाइज़ करने के। एक तरीका तो यह है आप इसको यूज़ करें और आप इसको कंज्यूम कर लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है कि हर साल आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। दूसरा तरीका ये है कि आप इस एसेट की अमाउंट को रिकवर कर रहे हैं, ये जो रिमेनिंग अमाउंट 70 बची पड़ी है, थ्रू सेल ट्रांजेक्शन। जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि आप इसको सेल करके ही अमाउंट रिकवर करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो वो एसेट आपका क्लासीफाई हो जाता है, उतर आता है इस क्राइटेरिया के ऊपर कि आप उसको हेल्ड फॉर सेल रिकग्नाइज करते हैं। हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको जो स्टैंडर्ड डील करता है वो है IFRS 5, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 5। अब जब हमने उसको क्लासीफाई करना है हेल्ड फॉर सेल, उसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं, कुछ कंडीशंस हैं नीड टू बी मेट। फॉलोइंग कंडीशंस नीड्स टू बी मेट। कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी हैं। पहली कंडीशन क्या है? सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टू हैपन, मोस्ट लाइकली, कि आप उसको हर सूरत बेच के ही दम लेंगे। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, आपकी नीयत यही है कि बस बेचना है इसको। इसकी मज़ीद कुछ शराइत हैं। ये जो सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल है ना, इसकी मज़ीद कुछ शराइत हैं। वो क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ
एक तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट MGT मैनेजमेंट इज कमिटेड टू सेल। ठीक है, मैनेजमेंट ने एक प्लान बनाया हुआ है बेहतरीन किस्म का, जनाब इसको बेचना है। देयर इज एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर। ठीक है, आप बायर तलाश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई रीज़नेबल बायर मिलेगा आप इसको बेच देंगे। और नंबर 3, एसेट इज मार्केटेड एट रीज़नेबल प्राइस। आपने एक मुनासिब कीमत लगा के एसेट की एडवर्टाइजमेंट कर दी है। ठीक है, आपने चढ़ा दिया इसको OLX के ऊपर, आपने चढ़ा दिया और सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर, आपने इसके लिए बिड जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दी है। अच्छा, और इसके अलावा क्या कंडीशंस हैं कि एसेट मस्ट बी immediately available for its sale in present condition and location। ठीक है, एसेट इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए सेल के लिए, अपनी प्रेजेंट कंडीशन में भी और अपनी प्रेजेंट लोकेशन में भी। जैसे कि आप कहते हैं कि सर हमने AC बेचना है, मैंने कहा ठीक है मैं ख़रीद लेता हूँ। कहता सर वो तो अभी हमारे घर लगा हुआ है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि कंडीशन नहीं है उसको फ़िलहाल बेचने की। और आप कहते हैं कि सर वो घर भी हमारा जो है वो तकरीबन यहाँ से आउट ऑफ सिटी है, 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो लोकेशन भी उसकी नहीं है, इज़न्ट इट। अच्छा, इसके अलावा और कंडीशन क्या है, इट इज़ वेरी अनलाइकली टू चेंज और विड्रॉ फ्रॉम सेल प्लान, कि आप बिल्कुल भी अपना प्लान जो है वो चेंज नहीं करेंगे, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे, आप इसको बिल्कुल एग्जिट नहीं करेंगे, आपने एसेट बेचना ही है। ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो आप उस एसेट को क्लासिफाई कर देते हैं एज हेल्ड फॉर सेल। क्लासिफिकेशन हो गई है। अब आते हैं हम मेजरमेंट के ऊपर कि जब वो एसेट आपने क्लासिफाई या हेल्ड फॉर सेल रख दिया है, नाउ हाउ यू आर सपोज टू मेजर दैट। आपने उसको मेजर कैसे करना है, किस वैल्यू के ऊपर लिखना है। मेजरमेंट का क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि लोअर ऑफ, आपने लोअर वैल्यू के ऊपर लेके चलना है, किसके, या तो कैरिंग अमाउंट लोअर है तो उसके ऊपर लेके चलें, इफ़ यू हैव लोअर कैरिंग अमाउंट उसके ऊपर लेके चलें, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, या फिर लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट लोअर है तो उसके ऊपर लेके चलें, या फिर लोअर ऑफ NRV। और NRV का फार्मूला आपको पता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। तो जो इसमें से लोअर वैल्यू होगी आप उस एसेट को उस वैल्यू के ऊपर मेजर करेंगे। जैसे कि आप कहते हैं कि सर कैरिंग अमाउंट 70 आ रही है और NRV 65 आ रही है, तो ज़रा 70 से 65 तक लाने के लिए आप 5000 की इम्पेयरमेंट कर रहे होंगे, ऐसा ही है। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद वेयर यू नीड टू प्रेजेंट दैट एसेट, कि अब ज़ाहिर है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो रहा नहीं, आपने हेल्ड फॉर सेल कर लिया, तो आप उसको कहाँ लिखेंगे, वेयर, ज़ाहिर है बैलेंस शीट में ही लिखना है, लेकिन कहाँ पर, अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट
इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो आप उसको एज अ करंट एसेट लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और देयर विल बी नो मोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करना आप बंद कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और मैं लिख देता हूँ। ये जो फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी मेट में एक और पॉइंट भी है, वो कंडीशन है कि एसेट जब हेल्ड फॉर सेल आप रिकग्नाइज करने लगे हों या कर रहे हों, दो द सेल शुड बी अचीव्ड विद इन 12 मंथ्स। ठीक है कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है एसेट बिक जाए, क्योंकि एसेट आइडल ना पड़ा हो ना। आपने जी आज एसेट उतार के रख लिया, बेचना है बेचना है बेचना है, एक साल गुजर गया बिक नहीं पा रहा। इट मीन्स के बिज़नेस तो हर चीज़ को प्रॉफिट के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको बेचें। ज़ाहिर है जब आपने उसको हेल्ड फॉर सेल कर लिया और आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेचना है, तो इट मीन्स के 12 महीने के अंदर अंदर जो एसेट बेनिफिट दे जाए वो करंट एसेट कहलाता है। इस वजह से आपने उसको करंट एसेट की हेडिंग के अंदर लिखना है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी आपने बंद कर देनी है। मेक सेंस। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ। इफ़ एसेट वाज हेल्ड under revaluation model, then before reclassification as held for sale, asset needs to be revalued। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर वो एसेट जिसको आप फेयर वैल्यू मॉडल के तहत लेके चल रहे थे, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे थे आप, अब आपने डिसाइड ये कर लिया कि उसको हेल्ड फॉर सेल करना है, तो उसको सबसे पहले प्रायरली क्या करना है आपने, क्लासिफिकेशन से पहले आपने उसको रिवैल्यू करना है। ठीक है, ज़रा गेन और लॉस आएगा, उसको अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट करना है, और फिर उसके बाद उसको हेल्ड फॉर सेल के तहत मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत लेके चल रहे थे, एसेट की कैरिंग अमाउंट 70,000 थी, उसकी रिवैल्यूड अमाउंट मार्केट में फेयर वैल्यू 73,000 है, और उसकी जो NRV है वो 65,000 है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस एसेट को 70 से 73,000 पे रिवैल्यू करेंगे, 3,000 का गेन आएगा। जब 73,000 पे रिवैल्यू कर चुके होंगे तो फिर क्या कर रहे होंगे, फिर उसको आप लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या NRV विच एवर इज़ लोअर के ऊपर लेके जाएंगे, बिकॉज ऑफ आप उसको हेल्ड फॉर सेल करने लगे। तो अल्टीमेटली वो जो 73,000 का एसेट हो चुका है, अब 65 पे लेके आएंगे, तो 8,000 की आप इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। मेक सेंस। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट पार्ट है। नाउ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अच्छा पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ दी कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट हैज़ either been sold off or held for sale। कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो एंटिटी का कंपोनेंट है, या तो बेचा जा चुका है या फिर हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस,
or geographical area of operations. Now what does it mean? और इसके अलावा क्या हो सकता है? और इसके अलावा a subsidiary that is exclusively held for sale. अच्छा, ये वो कंपनी का कंपोनेंट है, पार्ट है, जिसको आपने या तो बेच डाला है ड्यूरिंग अ ईयर या अभी रखा हुआ है बेचने के लिए। नीचे मैंने क्या लिखा है? मेजर लाइन ऑफ बिजनेस भी हो सकता है आपका, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है। अब इन चीज़ों का क्या मतलब? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, आप ये कहते हैं कि आपकी कंपनी है और उस कंपनी का नाम है नेस्ले, और नेस्ले की जो एक प्रोडक्ट है फ्रूटा वाइटल्स, आप कहते हैं जी मैं उसको डिसकंटिन्यू करने लगा, उसके ऑपरेशंस में क्लोज़ करने लगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ये पूरा नेस्ले का तो नहीं होने लगा ना, सिर्फ एक ऑपरेशंस जो मेजर लाइन है बिजनेस की, ज़ाहिर है फ्रूटा वाइटल्स का तो बहुत नाम है, आप कहते हैं मैं इसको सिर्फ क्लोज़ करने लगा। तो वो फ्रूटा वाइटल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स किस में आ रहा होगा? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आ रहा होगा, IFRS 5 के तहत। अच्छा, ये ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है? देखें, आप कहते हैं कि यार ये जो नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स है मैं इनको क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर ये यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है, ज़्यादातर लोगों को तलब नहीं होती, तो इसलिए मैं नॉर्दर्न एरिया में इसकी सप्लाई को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। इसका मतलब यू हैव चूजन द वन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, इजंट इट? तो जब ये सिचुएशन आ जाए कि आप पूरे बिजनेस को, मतलब कि ऑपरेशंस को क्लोज नहीं कर रहे बल्कि एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के एरिया की जो सप्लाई है उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में ही आता है। अब मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है कि आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेस्ले की बनानी है, बाकी तो प्रोडक्ट्स उनकी बिक रही होंगी ऑल ओवर दी कंट्री, नेशन वाइड, इंटरनेशनल वाइज, तो आप कहते हैं कि जनाब मैं कंटिन्यूड ऑपरेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, उसके नीचे मैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का डाटा भी डाल दूंगा, ताकि जो यूज़र्स हैं दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन विद द कंटिन्यूड ऑपरेशन एंड द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। सो इट इज़ important to disclose the financial statistics of discontinued operations to the users, so that they will be able to make relevant decision। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद द कंटिन्यूड ऑपरेशन। ये आप लाइन बेशक पे ईच में ऐड कर सकते हैं। अब करना क्या है कि आपने जब कंटिन्यूड ऑपरेशन की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसी के नीचे आप हेडिंग दे देंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, a single line of discontinued operation presented on face of स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और उसमें आपने क्या प्रेजेंट करना है? नंबर 1 पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और पोस्ट टैक्स गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन of assets of discontinued operation। Make sense? और
while presenting the disclosure notes, in disclosure notes, an analysis of financial statement relating to discontinued operations needs to be presented. एनालिसिस से मुराद क्या है? एनालिसिस से मुराद है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिसिस से मुराद क्या है? कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इन notes to financial statements. Make sense? Thank you.